सुनते हैं रहबर ने लूट लिया कारवां को। ये वाक़या कुछ मेरी दास्तान से मिलता है। कसूर के एक एमएनए ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक एमएनए ने, जो इंतहाई घटिया और घटिया तरीन इंसान है, उसने अपनी ही नौकर की बीवी को भगा लिया। जी, मैं उनका पोल कल खोलूँगा पूरा, और उनकी तस्वीरों के साथ और शवाहिद के साथ। आपके लिए इतना अर्ज़ कर दूँ कि जब रहबर जो है वो लुटेरा बन जाए तो मुल्क में उल्टी गंगा बहना शुरू हो जाती है। और वो जैसे शेक्सपियरन स्टोरी होती है कि अगर ऊपर से कुछ गंद हो जाए या कुछ ख़राबी हो जाए तो कव्वे जो हैं वो चीलों पे और उकाब पे हमला करना शुरू कर देते हैं। कबूतर जो हैं वो अपने से बड़े परिंदे को मारना शुरू हो जाते हैं। हर चीज़ उलट हो जाती है। लगता है ऐसा ही हो रहा है। परसों डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा कि रमज़ान शुगर मिल के अंदर 300 के करीब गुलबशन यादव हैं। वो क्या कहा उन्होंने? टू रिफ्रेश योर मेमोरी, वॉच दिस। शरीफ और शहबाज शरीफ साहिबान की शुगर मिलों में 300 से ज्यादा इंडियन बैठे हैं। आप एक कलभूषण की बात करते हैं, सुनिए, मैं अब बताता हूं। सुनील कुमार, रामेश राजा गोपाल, प्रेम कुमार पुलराज, नागेश्वरा राव, भास्कर बाबू, देशराज, अशोका, चंद्रा शिकार, शिवाराम प्रसाद, शिवा कुमार, ये मैंने 10 नाम गिनवाए हैं ताकि थक न जाए नमूने के तौर पर। इस तरह के 300 आदमी हैं जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के वीज़ा पर इंडिया से आके इनकी शुगर मिलों में रहते हैं। ना सिर्फ ये हो रहा है बल्कि पूरे कोर्ट्स का निज़ाम जो है वो एक इंडियन कंपनी को, आईटी कंपनी को छुपा कर दे दिया गया है। अब पाकिस्तान की जितनी आला अदालतें हैं, नवंबर से उनका जितना रिकॉर्ड है, सीक्रेट, क्लासिफाइड, हर रिकॉर्ड जो है वो इंडिया में उसका सर्वर होगा और उनके को पार्टनर्स इजराइल के अंदर हैं। अगर ये आपके ख्याल में काफ़ी हो गया तो आपको मैं बताता चलूँ कि एसआरओ इशू हुआ स्पेशल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और एग्रीकल्चर की इंपोर्ट की उन प्रोडक्ट्स की इजाज़त दी गई इंडिया से जो पाकिस्तान के अंदर बैंड हैं और जो नहीं आ सकते। और यहाँ हमारा किसान जो है वो फाको मर गया क्योंकि उन्होंने डंप कर दी मार्केट ला के, और किसान का माल जो है वो बिक नहीं सका। हो क्या रहा है? मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो हर रोज़ हर घड़ी एक ताकतवर बादशाह बनते जा रहे हैं। बल्कि बादशाह जो होते हैं उनको अपनी रियाया से प्यार होता है। जो बादशाह होते हैं वो भी अपनी मुमलिकत का काफ़ी कुछ बेहतर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे लगता यह है कि अवाम को लूटना, खसूटना, उनका गोश्त खाना, उनका खून पीना। यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि अगर अफसार आलम को एतराज़ हो तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ अफसार आलम कि जब हुक्मरान अपनी छीकों का इलाज कराने हार्ले क्लिनिक में जाएं और ये भी ना बताएं कि वो पैसा कहाँ से आया हार्ले क्लिनिक में इलाज कराने का, वो लाखों पाउंड वो किसने दिए? टैक्स पेयर्स ने दिए, मियाँ साहब ने खुद दिए। और अगर मियाँ साहब ने दिए तो उसकी इनकम ज़रा डिक्लेयर कर दें और उसके वहाँ पे सोर्सेज डिक्लेयर कर दें। जो 2 महीने लंदन में रहे उसका ख़र्चा किसने उठाया और वो पैसे कहाँ से आए? और जो आपके 10-10 दिन वहाँ पे गल्फ स्ट्रीम 450 खड़े रहे, जिसका 1 घंटे का किराया $10,000 था कि बादशाह सलामत का कब पता नहीं मूड बन जाए आने या जाने का, और एंड में नहीं गए। एंड में PIA के फ़्लाइटें रोकी और एक 777 को कन्वर्ट करवाया और उसमें सिर्फ 70-72 सीट्स लगवा के पूरे खाने बनवा के अपने मनपसंद सहाफ़ियों को उसमें बिठाकर उसके साथ फिर बादशाह सलामत ने 6.5 घंटे का वो सफ़र किया, जो इतना तवील सफ़र था जैसे वो कोई हज करने जा रहे हों। पाकिस्तान में तो गरीब का कोई हाल नहीं है, जो कि 80% लोग हैं। नाम नहाद यानी इलाज की सहूलत नहीं है, पीने का पानी नहीं है, उनके लिए स्कूल नहीं है। अब बस है तो हुक्मरानों के शादियाने हैं, आपके ख़र्चे पे, आपके पैसों से उनकी इश्तिहारबाजियाँ हैं। लेकिन कुछ अर्सा पहले मियाँ नवाज़ शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को क्या एडवाइस करी? वॉच दिस। अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वज़ारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। नहीं, मुझे नहीं समझ आया क्या कहा मियाँ नवाज़ शरीफ ने, ज़रा दोबारा सुनाएं जी। अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ।
जब घर जाओगे अपील करो, अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। नहीं, इस्लामी असूल है 3 दफा शहादत होनी चाहिए। जरा मियाँ साहब की दोबारा सुनाए मुझे बात। अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो, अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। मियाँ नवाज शरीफ, आप लॉन्ग मार्च करें तो जमहूरियत है, कोई और लॉन्ग मार्च करे तो वो जमहूरियत को डीरेल करने की बात है। आप अदालतों का बॉयकॉट करें या अदालतों पे हमला करें तो वो जमहूरी इक़्तिदार हैं, और कोई और सिर्फ अपना हक मांगे तो वो जमहूरियत को डीरेल करने की बात करता है। जिस पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं, आप उस पार्लियामेंट की खुद इज्जत नहीं करते। आप ये बताएं कितनी APCs उस पार्लियामेंट के बाहर बुलाई गई? नेशनल एक्शन प्लान पार्लियामेंट के बाहर जाती उम्रा के अंदर फाइनल हुआ। आप तो खुद उस पार्लियामेंट की इज्जत नहीं करते। और कौन सा वो बड़ा फैसला है पाकिस्तान की तारीख का जो इस ऐवान में हुआ, सड़कों पर नहीं हुआ? मियाँ नवाज शरीफ साहब, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है, मेरे साथ मौजूद है राना अजीम, सदर PFUJ के, जनाब बख्तियार कसूरी, सीनियर रहनुमा हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे दोस्त, हमारे अजीज़ जनाब नवीद चौधरी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब की आपको जितनी मैं स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा, आपको कॉल ऑफ फेल में इतना तजाद नज़र आएगा, ये शख्स सच नहीं बोलेगा। देखिए, आपने जितनी बातें की, ये तो वो बातें हैं जो आवाम को अच्छी तरह याद भी हैं और अजबर हैं बकायदा। इनकी रवायत में शामिल है कि जब इनको कुछ हो तो ये कहेंगे जी ये नुकसान होने का, और ख़ुद जो करें उसको एक हिस्सा बना देते हैं उसका। अभी आपने एक बहुत बड़ी अच्छी बात की कि जी काश्तकारों के लिए, और दूसरे आपने देखा है कि अभी जो एक 2 रोज़ पहले, 4 रोज़ पहले एक काम किया इन्होंने, वो ये काम किया कि इन्होंने पेट्रोल के ऊपर और डीज़ल के ऊपर, उनके ऊपर अब सेल्स टैक्स इन्होंने डबल कर दिया तकरीबन, ताकि प्राइस जो है ना, जो कम इंटरनेशनल प्राइस बहुत कम हो गई है, तो वो कहीं कंज्यूमर को ना चली जाए। और एक बहुत बड़ा फिक्रा का है सारडार साहब ने, प्राइसेस वही रहेंगी जो है, लेकिन आप टैक्स की मद में आप डबल पैसे लेंगे। जो कि डीज़ल आपको देना चाहिए था और जिसके लिए आप मराद दे रहे हैं काश्तकार को और दूसरे के लिए, उसकी कीमत आप डबल कर दी और आपने रेवेन्यू से डबल कमा लिया। तो लेकिन कहा यही कि ये गिमिक्स इस तरह के खेल रहे हैं, आप उसको फ़ायदा देने के बजाय उसको तो महंगाई की तरफ ले गए और उसकी जेब से काट रहे हैं। अगर वो कम होते पैसे तो आज 4 या 5 रुपए रेट कम होता और इस पर, लेकिन कोई डिठाई की हद है कि उस पर खामोशी से वो कर जाते हैं और फिर कहते हैं हमारी इकॉनमी बहुत बेहतर हो रही है। इस टाइप की चीज़ें अब देखें ना, आज एक बहुत G20 के जो हो रही है कॉन्फ्रेंस चाइना में, और उसके अंदर जो डिस्कशन शुरू हुई है और जो बातें, और मोदी वहाँ जिस तरीके से एक लॉबिंग कर रहा है और जो लॉबिंग उसने की है, वो नज़र आ रही है कि आज पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेशन में खड़ा, तन्हा हो गया। और हमारी हुकूमत, अब तो वो उर्दुगान से भी मिल के आ गया, हमारी हुकूमत जवाब बिल्कुल नहीं देती। मजबूरन रहीस शरीफ को सवाल तक नहीं करते, कुछ तो जवाब दे दे। एक जवाब उन्होंने बड़ी कोशिश करके दी, वो भी इसलिए कि बिलावल साहब ने जब जाकर था मोदी का जो यार है गद्दार है, तो जाके कहा हम शहरक समझते हैं कश्मीर को। वो भाई शहरक ज़बानों से तो नहीं होगा, 20 पार्लियामेंटेरियन से बनने के शहरक बन जाएगा। उसके लिए क्या प्लानिंग की है? कोई प्लानिंग नहीं, बिल्कुल इस वक्त डोल्ड्रम में है। और जो वाक़यात आज हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं, जैसे आज देखें स्पीकर ने वो ऐसा कमाल दिखा दिया कि उन्होंने कहा जी इस पे तो नहीं बनता, हाँ इमरान खान पे बनता है, इदारा ही बेतौकीर हो गया। और इमरान खान का वाला जो दिया उस पे तो उन्हें पहले ही पता था कि इनको अंडर प्रेशर लाओ। और ये जो हो रहा है ना कि जो मेरा यार है वो ठीक है, जो दूसरे का यार वो गलत है, अचकज़ई है, फजलुर रहमान है, उनके बारे में तो कोई नहीं सोचा जा रहा। तो ये जो दोहरा म्याज आ रहा है ना इस वक्त, इसी की वजह से पाकिस्तानी कौम इस पर परेशान है। उन्हें फिक्र है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, हालात कहीं के कहीं जा रहे हैं, और हम इनको देख रहे हैं। आपने पार्लियामेंट की बात की, आपको याद होगा कि जब जॉइंट पार्लियामेंट सेशन था, सेनेट ने बाकायदा बॉयकॉट किया इस बात पे, अगर नवाज शरीफ यहाँ आएगा तो हम जॉइंट सेशन में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। यानी सेनेट का एक दफ़ा इसहाक डार साहब ने उनको बना के ले जाके एक सेशन अटेंड कराया, आज के बाद उसके बाद आज तक कभी सेनेट होता पता है क्या है कि मॉल टाउन में 14 लोग दिन दहाड़े शहीद कर दिए जाएं। 100 लोगों को तो गोली मार दी, एक्चुअली तो 100 लोग अपनी तरफ से मार दिए, बाकी तो अल्लाह ताला ने बचा लिया उनको, पत्ता भी नहीं हिला। उसके बाद इंसाफ वहाँ पे खड़ा होकर मुंजमद होकर रह गया। जब इसहाक डार वज़ीर ख़जाना हों, जो कि ख़ुद मनी लॉन्ड्रिंग का इतराफ़ कर चुके हैं,
फवाद हसन फवाद मंजूर नज़र ब्यूरोक्रेट हों जो करप्शन की एक आला तरीन मिसाल हैं, और मियाँ मंशा सबसे बड़ी कारोबारी शख्सियत है जिनका तुर्रा इम्तियाज़ है, कहते कैच मी इफ़ यू कैन, यू नो। ख्वाजा आसिफ जैसा आदमी वज़ीर दिफा हो जो फ़ौज के ख़िलाफ़ असम्बली के अंदर बोलता है और वो आइन की यानी पामाली करता है वहाँ पे। परवेज़ रशीद जैसा आदमी वज़ीर इत्तलात हो जो बात करे तो लगता है कि पता नहीं सच कब बोलना है इन्होंने। तलाल चौधरी हुकूमती पॉलिसी के तर्जुमान हो जो परवेज़ मुशर्रफ की गाड़ी के आगे भंगड़े डालते थे, इफ़ यू रिमेंबर। तो करप्शन ना हो, पाकिस्तान की जगसाई ना हो, कुलभूषण यादव पाकिस्तान पकड़ा जाए तो उसके ऊपर टोटल खामोशी हो जाए। ऐसे में जब अय्याज सादिक बोलते हैं कि नवाज शरीफ पे रेफरेंस नहीं लेकिन इमरान खान और जहांगीर तरीन को डिसक्वालीफाई कर दिया जाए तो कैसा लगता है? मैं जनाब ये कहता हूँ कि जो आपने बेहतरीन इंट्रोडक्शन में जो जुमला कहा है वो ये है कि आज तक इस इदारे में फ़ैसले कौन से हुए हैं? क्या वन मैन वन वोट इस इदारे से मिला है? ये हमें कॉर्नेलियस साहब के 1970 के PCO से मिला जो एक डिक्टेटर के लॉ मिनिस्टर थे। आज़ाद इलेक्शन कमीशन अब्दुल सत्तार के ज़रिए जिसमें हल्का बंदी का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया वो भी वहीं से मिला। अदलिया की जो मूवमेंट चली, बहाली हुई, वो भी लोग सड़क पे आए, ये भी, हम भी और आप भी और सब लोग आए, वो बहाली। मैं नहीं आया। अच्छा, आप एक मैं नहीं। अच्छा, मैं मुशर्रफ के साथ था। अच्छा, मैं ओपनली मान रहा हूं। हम इदारे के साथ थे। चले इदारा अब भुगत रही है ना इदारे को आपने। एनीवे आपको ही सबक सिखा रहा है वो। अच्छा, एनीवे वो इन्होंने नहीं किया। जो मीडिया की आज़ादी थी वो भी एक डिक्टेटर ने दी, इन्होंने नहीं दी। इनके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ थी। ये इनसे माजरत के साथ जब ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ से पहले इस मुल्क में पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ लगाया, उसको तो लोगों ने ख़त्म किया। ये इदारा अगर इस तरह के फैसले करता रहा जो आज फैसला आया है, आप मुझे ये बताइए कि आर्टिकल 10A इस मुल्क का आइन का वाज़े तौर पे कहता है कि आप किसी के हकूक़ के हवाले से उसको ड्यू प्रोसेस देंगे, और जो आर्टिकल 63 है वो कहता है आप डिसाइड करेंगे। कैन यू एवर डिसाइड अ मैटर विदाउट गिविंग ड्यू प्रोसेस? क्या ड्यू प्रोसेस का ये मतलब है कि यू कंडेम समबडी अनहर्ड? इज दिस द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ? बख्तियार महमूद कसूरी भी हमारे साथ है, नवीद चौधरी भी और राना वसीम भी। बख्तियार साहब, जब मैं ब्रेक्स में जाऊंगा तो आपसे एक सवाल करना है क्योंकि मैं कल के प्रोग्राम में ज़रूर करूंगा। एक बदनसीब शख्स है, उसकी जवान बीवी को आपके कसूर के एक MNA ने ज़बरदस्ती अगवा करके बेटी के साथ 2 महीने से अपना यरकमाल बनाया हुआ है और पुलिस वहाँ पे पर्चा भी नहीं कटा रही। मैं चाहूँगा कि आप उसका केस लड़ें, मुफ्त लड़ें और PTI इसको लेकर चले। बट एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। माजी में भी ऐसी बड़ी तहरीकें चलती रही हैं और माजी में भी बड़ी तकरीरें होती रही हैं और ऐवानों को हिला देने वाली गुफ्तगू होती रही है। राना अज़ीम साहब, इस बारी कुछ मुख्तलिफ होगा या 2014 की तरह ठप हो जाएगा? बात यह है कि अभी आपने एक बात की कि इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस, लेकिन बशर साहब ये एक खौफ की अलामत है आपको हुक्मरानों के लिए कि कितना डरते हैं उससे। ये तो डिटाई है खुदा के लिए। और नहीं, डिटाई नहीं है। इमरान खान तो बहुत पावरफुल हो जाएगा अगर आपने उसको मैं वही कहने लगा हूँ कि ये अय्याज सादिक ने इमरान खान के साथ अपनी दोस्ती निभाई है। ये बिल्कुल उसने दोस्ती निभाई है। उसने ये किया है कि इमरान खान जिसके मतलब लोग कह रहे थे कि शायद हुक्मरानों को डर था कि शायद बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, या फ़लाँ है, या फ़लाँ है, आज ये साबित हो गया कि जो इनके ख़िलाफ़ सच बोलेगा, जो पाकिस्तान में राह के ख़िलाफ़ बोलेगा, ये उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो राह का यार होगा अचकजे जैसे लोग, उनको ये अपने सरों पर बिठाएंगे। आपको पता है अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ अगर ये रेंजर खड़ी ना होती और अगर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा सेटअप है वो खड़ा ना होता, जैसे वज़ीर आला ने कहा जी मैंने दफ्तर गिराने शुरू किए हैं, रेंजर बड़ा स्टैंड लिया, बिल्कुल स्टैंड, तो ये ज़हन में रखते ये कुछ ना होने देते। अब भी ये कोशिश कर रहे हैं, अब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके खिलाफ कुछ ना हो। उसको अगर आज चाहती गवर्नमेंट और पाकिस्तान चाहती तो अल्ताफ़ हुसैन 5 मिनट में गिरफ्तार हो सकता था अगर ये चाहते। यहाँ पर तो हम इंडियन कम से कम उसके हवारी तो हो जाते, बिल्कुल हो जाते। फारूक सत्तार तो गिरफ्तार होते हैं। ये नहीं करवाना चाहते। जिस मुल्क के अंदर राह के लॉ क्या है जी? लॉ ये है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजें, उसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। अगर लॉ मिनिस्ट्री में कुछ हो रहा है तो मे बी देन आई विल स्टैंड करेक्टेड, मगर हमारे सामने ऐसी कोई चीज नहीं है। वीकेंड्स पे काम करेगी। जब आप लोग वीकेंड पे निकलेंगे तो FDR ने जैसे सैटरडे को शाम को 7 बजे एक नोटिस इशू कर दिया है,
पैनमा ऑफशोर कंपनीज के लिए मजाका खेज किस्म का, उसी तरह आपके लिए भी संडे के दिन होगा। बशर साहब, जिस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म एक ओपन तकरीर में कहे कि मैंने शेख रशीद को अगला इलेक्शन नहीं जीतने देना था कोई, ठीक है, जब ये हो कि इमरान खान के खिलाफ आज रेफरेंस चला जाए तो इसके बाद आप फैसला कर लें, या ये बेहस कौम है और इस मुल्क के अदारे, इस मुल्क के अदारे जो हैं, या तो वो भी बेबस हैं और ये सारा कुछ जो है ये अल्लाह के हवाले कर दिया गया है और नवाज शरीफ को खुदा मान लिया गया है नौज़ुबिल्लाह। तो फिर यहाँ तो ये है, नहीं तो फिर ज़हन में रखें कि ये आगाज हो गया है इनकी बर्बादी का, इदारों की बर्बादी का। नहीं, इनकी बर्बादी। चौधरी साहब, आप क्योंकि अवाम से आपका राब्ता है और पीपल्स पार्टी की नब्ज पे हाथ है अवाम की, हर शख्स महंगाई से, बेरोज़गारी से मरा हुआ है, बिल्कुल बिजली गैस पानी इसका मिटा हुआ है, ठीक है ना। हम जब जलसे देखते हैं मियाँ नवाज शरीफ के, तो उसमें सिर्फ सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके 2 से 2.25 हज़ार लोग जो है वो सामने ज़बरदस्ती बिठाए जाते हैं, लेकिन वोट सारा शेर के ऊपर निकलता है। ये क्या वजह है? देखिए, पहली बात यह है कि जो आपने कहा जलसे और दूसरे, एक आपकी तवज्जो दिलाऊंगा एक इस तरह भी कि सियालकोट का एक बाईपास के उन्होंने इफ्तिताह किया, उसके 3 रोज़ बाद फिर उसी सड़क के दूसरी किनारे पे आके एक और इफ्तिताह किया उसी सड़क का ही, और कह दिया ये काला शाह काकू का बाईपास है। हालांकि आप नक्शा उठा के देख लें, मेरे पास नक्शा पे आगे व्हाट्सएप पे फेंक दूँ, आप उसे दिखा दीजिए लोगों को। पहले दिन से वो नक्शा यही पास हुआ हुआ है कि यहाँ से रिंग रोड से ये सड़क जानी, और वो परवेज लाई ने किया था। है? नहीं, वो तो दूसरी साइड थी ना, ये जो इनका है, मैं इनकी बात कर रहा हूं। साइड नहीं, वो साइड चेंज कर दी है ना इन्होंने। 2 रुख का घर बनाया है यार ने, नहीं आया जो मैं इधर वो उधर से निकल गया। इसका बस नहीं चल रहा मियां नवाज शरीफ साहब जाके हर बाईपास के ऊपर जाके कि ये आज नया रास्ता दे दिया। उस दिन मैं हंस रहा था कि एक ही सड़क के 2 दफ़ा आके ये क्लेम करना कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। आप देखें लिंक कहाँ से करेंगे, लाहौर को पेशावर सियालकोट के लिए करना था ना, और यही रास्ता था, यही नक्शा पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आप दिखा दे, मतलब क्या है, ये वोट कैसे पड़ जाता है? वोट कैसे पड़ जाता है? वोट की बात सुने, वोट तो नजर आ गया ना, जैसे साद रफीक के अभी 1 लाख कुछ वोट जेली निकला है, 49 के निकला है, सारे वोट तो नजर, सिर्फ 1,49,000 वोट जाली, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो इतने वोट उनको मिले तो मिले कितने जितने मिले उसी हिसाब से जाली निकलेंगे। मगर ये आपको रिजल्ट तकलीफ बख्शने लगा जो अब आया है, साउथ पंजाब में बराबर हो गया और नॉर्थ पंजाब में नहीं, ये कोई नहीं, ये सिर्फ दिखावा जा रहा है। देखिए बात सुने, मैं एक प्रोग्राम में उस वक्त बैठा था जब मैंने कहा कि ये जीतेंगे, यही फिक्र ना करें, दिखाया रिजल्ट एंड पे यही आएगा। जिस रात को मंगला के कोर कमांडर से जाके 1 रात पहले मिलते हैं, जेलम में इलेक्शन है और कोर कमांडर मंगला से मिलके तस्वीरें अपनी चलवा दी, वो किस लिए चलवाई? वो ये दिखाने के लिए कि उस एरिया में जेलम के जो फौजी वोटर हैं उनको पता चले कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और हम यहाँ आए हैं, और उनकी चीजें दिखा। लेकिन आज शेख रशीद ने बड़ी कॉल दी है आर्मी चीफ को। उन्होंने कहा है कि आपके फ़राइज़ में शामिल है कि आप मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग अवाम में उनसे एग्री करते हैं शेख रशीद की इस बात से। ऑल्दो इसमें शायद कॉन्स्टिट्यूशन की, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी आज खिलाफ वर्जी हुई है, जिसकी आज खिलाफ वर्जी करते हैं सर, जब ये आप लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली के अंदर खिलाफ वर्जी करते हैं। जब ये कह रहे थे नून लीग से बहुत बड़ा आज सफाई इदारों की हो गई है। उस जब ही इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपकी 50 इख्तलाफात हों स्पीकर से, मगर कैन ही कंडेम पीपल अनहर्ड? और क्या लोग क्या कहेंगे? इज जस्टिस सीम टू हैव बीन डन regardless of whether it was done? That's a separate thing. At least a job was fulfilled. तो मैं ये कह रहा हूं उनका जॉब ऑब्जेक्टिव तो मेरी बात सुनो, ये वही स्पीकर है जो मरा जा रहा था कि इनके इस्तीफे एक्सेप्ट ना करे। ये वही स्पीकर है, ये वही स्पीकर है माजरत कसूरी साहब, जो अपना बाई इलेक्शन हार रहा था अलीम खान के आगे और उसको मियां नवाज शरीफ ने जबरदस्ती जिताया। अब उसे नौकरी नहीं अपनी जस्टिफाई करनी। आपने एक चीज देखी, दोनों एमपीएस उसके नीचे वाले पीटीआई जीत गई। वही हल्का है, वही जियोग्राफी है, हम नीचे जीत गए। ये क्या साइंस है? दोनों एमपीएस जीत नहीं, वजह क्या हुई है? बस यही आप इसे उसने इत्तेफाक कह ले। ये हो नहीं सकता ना कभी जिंदगी में कि एमएनए हार जाए। ज्योग्राफी वही है, वही ज्योग्राफी है। एक पे मियां असलम इकबाल जीत गए और एक पे ये हमारे जो अब जीते हैं शोएब सिद्दीकी साहब जीत गए। जनाब बात यह है कि जी वो आपको पता है, मुझे पता है किस तरह जीता है। हम उस बहस में नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। ये उसी तरह जीता है जिस तरह ये आपका बोरेवाला वाला इलेक्शन जीता गया, ये उसी तरह जीता है जिस तरह
फवाद चौधरी को हराया गया। ये उसी तरह जीते हैं जिस तरह अगले आने वाले ज़िमनी इलेक्शन भी फवाद चौधरी तो इलेक्शन जीत गया हुआ है पूरा, बिल्कुल जीत, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। वो भी जीत गया है और जेन्युइन बात है, बुरे वाला इलेक्शन भी जीत गया। लेकिन वो क्या हुआ वो आज भी देख लें, वो धांधली की वीडियो सामने बिल्कुल आ गई हैं। बात है मुबशर साहब, अब आगाज़ जो हुआ था जिससे हम और आप सब चाह रहे थे, इस पाकिस्तान की आवाम चाह रही थी, जिससे हर शख्स सोच रहा था कि कब ख़त्म होगा ये जुल्म का निज़ाम, कब ख़त्म होगा, उसका आगाज़ आज कौमी असम्बली के स्पीकर ने कर दिया है। देखिए अब चैलेंज है इदारों के लिए, बिल्कुल सही बात, अब चैलेंज है इस पाकिस्तान की फौज के लिए, अब पाकिस्तान की अदलिया के लिए, बिल्कुल सही, इलेक्शन कमीशन के लिए, ये सब के लिए चैलेंज है। नहीं होगा तो जेन में रखिए मुझे एक बात समझाएं, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, मेरे पास लिखे हुए हैं ये कि इमरान खान ने जो सवालात उठाए वो बड़े सादा से हैं कि शरीफ खानदान लंदन की जायदाद की दस्तावेजात दिखाए, जायदाद के लिए पैसा कहाँ से आया और जिस पैसे से जायदाद खरीदी गई उस पर टैक्स दिया गया कि नहीं दिया गया। इसको जवाब क्यों नहीं दे देते, इतनी खप क्यों डाली हुई है? उन्होंने तो बड़ा आसान रास्ता, वो कहते मियाँ साहब का नाम ही नहीं है उधर प्रॉपर्टीज में, आप बिला वजह उन पे अंगुश नुमाई कर रहे हैं। जब और वो साथ ये कह रहे हैं, प्रॉब्लम एक और है, वो कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि बेनोंगा नाम है। प्रॉब्लम उन्होंने इमरान खान के मियां खिलाफ साहब के अपने एडमिशन से उनका नाम है। मैं आपके लिए अर्ज कर दूं, जब उन्होंने अपने इलेक्शन के गोशवारों में ये लिखा कि मरियम सफदर उनकी डिपेंडेंट हैं और वो चेयरपर्सन है उस ट्रस्ट की, तो वो कैसे मुबर्रा हो सकते हैं? सेक्शन 42A और 12 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का अप्लाई करेगा, उसमें उनकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज डिक्लेयर करना जरूरी है, जितना इमरान खान के लिए। ये मुख्तार साहब सारी बातें ऑलरेडी सारी ऑपोजिशन डिस्कस कर चुकी है। अब हमने सेनेट के अंदर वो बिल जमा करवा दिया। अच्छा, और उनको 24 घंटे में दूसरा बिल आ गया। सुनते हैं, मैं वैसी पे आ रहा कैसा मजाक, बात तो कर दे रहे इसी सेनेट में हमने जमा करवा दिया है। अब सेनेट के उस बिल को रोकने के लिए उन्होंने 24 घंटे में एक नया ड्रामा किया कि एक बिल असेंबली में लेके आए। आप चंद रोज़ के अंदर अंदर देखिएगा कि वो बिल को इन्होंने बुलडोज करना है। उस वक्त तमाम अपोजिशन की पार्टियां सड़क पे इस पनामा इशू के ऊपर अब खड़ी होंगी। उसके अंदर आपको ये नहीं नजर आएगा पीपल्स पार्टी कहाँ है, शेरपा कहाँ है, जमात इस्लामी कहाँ है, क्योंकि सब पार्टी ने उस पर एग्रीमेंट किया हुआ है PTI समेत कि उस इशू के लिए हम सब इकट्ठे होके आएंगे, बाहर निकलेंगे। ये रास्ता इनके लिए तंग हो चुका हुआ है। अब ये बचने के मुख्तलिफ रोज़ाना तरीके ढूंढते हैं और जो इनके एडवाइज़र्स हैं वो आप देख ही नहीं है, कहाँ दानियाल अजीज़, कहाँ तलाल चौधरी, कहाँ इसहाक डार। ये एडवाइज़र वो एडवाइज़र हैं जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जैसे उनसे बड़ा वलीउल्लाह कोई नहीं है, उनसे बड़ा। मैं आपको वो दिखाता हूँ कि जो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी को ब्रेक पे जाने से पहले, आपको मैं एक दफ़ा ज़रा दिखाऊँ ताकि मियाँ साहब को भी याद आ जाए और आपको भी याद आए। आफ्टर दिस विल टेक अ ब्रेक। नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो, अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उल्ज़मा के मनसब पे आ जाओगे। नवी चौधरी साहब, जिस तरह PTI और पैट जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पे है, क्या आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी आ सकती है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा ये था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशनें सारी, हमने तंजीमें जो थी ना पूरे पाकिस्तान की, उसको डिज़ोल्व कर दिया था। हमारी 15 से 20 सितंबर तक सारी अब तंजीम अनाउंस हो जाएंगी, क्योंकि वो सारा प्रोसेस हो चुका हुआ है उसकी। जो जिस तरह के इलेक्शन रिजल्ट आपके आते हैं, ये तो बहुत पहले डिसॉल्व हो जानी चाहिए थी। नहीं, वो एक प्रोसीजर था, इसलिए कि आके चेयरमैन बिलावल ने ये सारे फैसले किए और उन्होंने एक नई टीम अपने जो लानी है उसके हिसाब से वो सारा प्रोसेस हो चुका है। वर्कर्स उनसे कंसेंसस बन चुके हैं, उनसे नाम ले लिए गए हैं, 3 नाम आ चुके हैं। तो वो सारी ख़त्म होते जब जैसे ही आएंगी तो हम इंशाअल्लाह ताला, जब हम कह रहे हैं कि सितंबर से हम सड़कों पे होंगे, सड़कों का मतलब ये है कि पहले हम कंसेंसस बना रहे हैं इन इशूज़ के ऊपर कि ये इशूज़ हैं, इस तरह है। क्योंकि तहरीकें जो होती है ना वो वन मैन से नहीं शुरू होती, कोई जलसे से नहीं शुरू होती। तहरीक MRD की उठा के देख लें, ARD की उठा के देख लें। जलसे करेंगे यानी लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे? मार्च का वक्त आ जाएगा तो अक्टूबर के स्टार्ट में, जो मुझे हालात नज़र आ रहे हैं इस वक्त। वो क्यों कि जब हम जलसे करेंगे तब तक वो पनामा इशू जो है ना वो हाईलाइट हो चुका है, जब उसके ऊपर तमाम अपोजिशन की पार्टी मुश्तरका सोच लेंगे। जो कल इलेक्शन कमीशन में आपकी कंप्लेंट है, पिटीशन है, लतीफ़ खोसा साहब की ने जो बनाई है, उसका क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग?
देखें, हमें जो नज़र आ रहा है, बात यह है कि इन सब जगह पे जाने का मकसद क्या था। पहली बात, ये मकसद नहीं था कि जाके हम समझते कि 100% यहाँ से बात इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये था कि वहाँ हम हर दरवाज़ा खटखटा के बता दें एंड रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना है इस केसेस ने साहब ने, एंड उस पर ही आएगा। और जिस तरीके पे सुप्रीम कोर्ट अपना रोल अदा कर रहा है, नज़र आ रहा है कि हर रोज़ एक ऑब्जर्वेशन दे रहा है, जैसे उन्हें जमाली साहब तो बड़ी स्ट्रिक्ट बात कर रहे हैं, सेंसस पे उन्होंने दी, मरतबशुमारी पे दी, उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट बात फिर की दूसरों पे की, तो ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि किसी तरीके पे हम जब आवाम के पास जाएं तो ये ना कहें जी फलां दरवाज़ा नहीं है आपने खटखटाया, फलां जगह नहीं गए। हम हर जगह से गुजर के, उस पूरे प्रोसेस से गुजर के जब आवाम के पास जाएंगे फिर यू टर्न नहीं होता हमारे यहाँ। फिर ये नहीं होता कि हम वापस चले जाएं, फिर ये नहीं रखा जाता होता कि भाई हुकूमत अंदर से इन हाउस चाहिए या बाहर से चाहिए। अभी तो लग रहा है पीपल्स पार्टी राउंड अबाउट पे है, नहीं यूं चल रही है। पीपल्स पार्टी का और दूसरी पार्टियों का फ़र्क मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। फ़र्क ये है, पीपल्स पार्टी एक प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक आई है और वो प्रोसेस उसने माजी की बहुत सी तरीक़ों में हिस्सा लेकर किया है। उन्हें पता है कि इन तरीक़ों का असर कहाँ आता है, कब होता है, कैसे होता है। जब MRD में तारीख चली तो किस तरह लोग सड़कों पे मारे गए बेचारे, उसके हिसाब से, और उसका रिजल्ट जाके किस जगह पे पहुंचा। ARD की तारीख ले लें, दूसरा लें, वो जो हमारे यहाँ माजी में साथ आमरीत का भी थोड़ा सा खौफ होता है ना, उस पर भी आते रहे। लेकिन अब ये जो हालात आ रहे हैं, ये खुद हुकूमत जानबूझ के सारी पार्टियों को सड़कों पे ला रही है और ख़ुद चाह रही है कि ये सड़कों पे आए ताकि वो किसी ना किसी तरीके से, जिस तरह रोज़ाना वो कह रहे हैं, ऐसे ऐसे, जैसे मैंने भी कहा, एक सड़कें 3-3 दफ़ा एक बात बता दें कसूरी साहब, लीगली, क्योंकि आप बैरिस्टर हैं, कि आज कता नज़र इसके कि अयाज सादिक ने सही किया या गलत किया, अब अयाज सादिक का रेफरेंस कल तक या परसों तक इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो जाएगा। क्या ये रेफरेंस जो है वो ECP के ऊपर बाइंडिंग है और उनको इमरान खान को और जहांगीर तरीन को डीसीट करना पड़ेगा, या इस पे वो आप पार्टी को बुलवाएंगे मुतल्लिका अफराद? बड़ा सिंपल है, इसने तो गुनाह अजीम किया है कि इसने बगैर हेयरिंग के किया है। अगर आप 62 के आखिरी 63 के आखिरी 2 पैराग्राफ, सर मुझे वैसे बता दें, मफहूम बता दें। उसके लिए दोनों में वाज़े तौर पे दर्ज है कि डिसाइड करना है। इलेक्शन कमीशन ये देख रहा है कि ये बरहना हो गया है कौमी असेंबली का इदारा आज की हरकत के। इलेक्शन कमीशन को नहीं नजर आता, अच्छा, उसको तो धांधली नहीं नजर आती। आप कैसी बातें कर रहे हैं? डिस्क्वालिफिकेशन जरूरी है। मेरी बात सुन ले, अब जरूरी है। नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं, वो आपकी मेरी बात सुन लीजिए, देखें आप मुख्तार साहब आपको थोड़ा बता, आप ये जुमला देख लेना, जुमले के हिसाब से इलेक्शन कमीशन शैल डिसाइड द क्वेश्चन विद इन 90 डेज फ्रॉम इट्स रिसीव्ड। डिसाइड का मतलब मेरी बात सुन लेना, एक मिनट आपने, सॉरी साहब एक सेकंड, मैं इफाई में सवाल बड़ा सिंपल सा, 90 डेज 120 डेज, एक मिनट, लव्स डिसाइड के ऊपर कह रहा हूं, और डिसाइड की तशरीह 10A में दी हुई है। मेरी बात सुन ले, डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट्स, ये करेंगे इस तरह नहीं। बात यह है कि चार्ज अगेंस्ट हिम सर एक सेकंड एमी तो नहीं, आप लोग अगर इतने काबिल होते हैं तो आपकी पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो रही होती हैं यार, जरा ठहर जाने, उनकी बात भी सुन लेना। रजिस्ट्रार बाहर ना फेंक देता उसको भी नहीं, हमने बड़े कवानीन तब्दील करा। नहीं, नईम साहब को बताइएगा वैसे कि वो वापस आ गई है जी। अच्छा, बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन के पास चले जाए तो वो बाउंड है उस पे, इस फैसले करने पे, अमल करने पे। अच्छा एक बात सुन लो, आप पीटीए और एक सेकंड सर, आपकी तरफ आ रहे हैं ना, ठहर जाइए, सुन तो ले। ये बाउंड क्यों है? में थोड़ी बैठे हैं। बाउंड ये है कि देखें, वो अपने डिफेंस में जाके बताएंगे कि ये गलत चीजें, जो चीजें इन्होंने डिफेंस में मांगनी है। लेकिन स्पीकर जब किसी चीज को भेज देता है तो उसके ऊपर अल्टीमेटली आप लॉ उठा के देख लें कि उसमें आना ही आना है। सर एक सेकंड, अच्छा अब मेरा सवाल ये राना साहब, यूसुफ रजा गिलानी सर एक मिनट ठहर जाएं, रोक लिया ना, उस पे अमल नहीं हो सका। एक मिनट सर, तो अगर वो भेजेगा तो अमल हो जाएगा। सूरी साहब के पास नहीं गया, मैं ये कह रहा हूं स्पीकर का रोकना मैंडेटरी नहीं है तो भेजना कैसे मैंडेटरी? बख्तियार साहब आपका तो माइक भी नहीं बंद कर सकता। एक मिनट जरा सब्र करें ना, एक मिनट ठहर जाएं, हौसला रखें। बात यह है कि जिस तरह का इलेक्शन कमीशन है और जिस तरह की धांधली पे आंखें बंद करके वो बैठा हुआ है, और जिस तरह के बाई इलेक्शंस अभी करवाए हैं उसने, बूरेवाला का और जेलम का आपने खुद एग्जांपल दे दी है, उससे तो मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि वो वही करेगा जो उसको अहकाम। यार ये आपकी तशरीह है, आपका क्या ख्याल है? ये बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा,
देखें वो वहाँ पे एक बुत बैठा हुआ है, उसको जो अहकाम दिए जाएंगे उस पर वो अमल करेगा। अगर वो आज़ाद इलेक्शन कमीशन होता तो आज बहुत से फैसले हो चुके होते। मुझे बताएं कैप्टन सफदर जो है उस पर जो लगे एलिगेशन लगी है वो क्या है? आपने ये देखा है कि रात को 11 बजे मरियम सफदर की ट्वीट आती है इलेक्शन के ऊपर, और सुबह 11 बजे वही रिजल्ट आ जाता है जो उन्होंने अपनी ट्वीट में दिया हो। उस पर किसी ने एक्शन लिए नहीं, तो फिर क्यों तवक्को कर रहे हैं आप? अब होना क्या, बस मुबशर इसका ये साहब मतलब- 20 एक तारीख के मिनट, बाद कसूरी कसूरी साहब, साहब एक मेरी सेकंड। बात सुने, ये अदालत तो है नहीं कि जिस पे जितना ऊंचा बोलेंगे उतना केस जीत लेंगे। हमने एक आपकी बात सुनिए, दलाइल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस कानून को, इस मुल्क में कानून है, इस मुल्क में कानून यार है। आप लोगों की गुफ्तगू से ऐसे लग रहा है एक सेकंड जैसे ठहर इलेक्शन जाए। कमीशन की बदबख्त ऑब्लिगेशन ही कोई नहीं है। नहीं, एक सेकंड, मैं ये बिल्कुल है। कह रहा हूं, नहीं, मैं ये कह बिल्कुल रहा है ना। हूं उनकी कॉम्पिटेंस नहीं है, और मैं ये कह रहा हूं उनकी ऑनेस्टी पे मुझे क्वेश्चन मार्क है। अगर ना होता मुख्तार तो जब साहब जो 4 बता हलकों रहे का, हैं- एक मिनट सर, जब 4 हलकों के लिए ऑब्जेक्शन उठाई गई थी, इलेक्शन कमीशन वहीं पे अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखा देता। वो बात इतनी आगे तक जाती ना धरनों तक, अगर उन 4 हलकों को एड्रेस कर लिया जाता। सवाल ये पैदा होता है कि मैं आपको मियां नवाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच दिखा देता हूँ थोड़ी देर में, और वो दिखा देता हूँ, और उसमें उन्होंने किस टाइम पे आके कह दिया कि मुझे इतनी नहीं, मुझे इतनी सीटें चाहिए, जबकि वोटिंग का वक्त ख़त्म हो चुका था। ठीक है ना, उस वक्त तो सीटें कैसे आ गई? इसका जवाब क्या है? वो तो रिग्ड इलेक्शन पूरा अनाउंस हो गया जब आसफ जरदारी साहब ने एज ए सदर कहा कि ये रिटर्निंग ऑफिसर का और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का इलेक्शन है, ये वो इलेक्शन नहीं है, तो उसमें तो दूसरी राय कोई नहीं है। और वो इलेक्शन के तो ये कहना ही गलत है कि जो वो फेयर एंड इलेक्शन हुआ और बिल्कुल ऐसा इलेक्शन है कि जिसमें अंदर सारे रिजल्ट बिल्कुल ठीक आए। नहीं, नून लीग के लिए तो बिल्कुल फेयर था। नहीं, नून लीग के लिए तो हमेशा ही फेयर होता है। पाकिस्तान के लिए हो ना हो, देखें, नून लीग के लिए हमेशा ही फेयर होता है। आज जो हालात हैं वो उसी वजह से बुरे हुए हैं ना, कि वो फेयर है और हालात क्या जा रहे हैं, क्यों लोग सड़कों पे आते हैं, क्यों लोग इस पर बातें कर रहे हैं। हुकूमत ये कह के कि हमें काम नहीं करने देते, और काम ये कर रहे हैं कि एक ही सड़क के 4-4 दफ़ा इफ्तिताह कर रहे हैं, ये काम है। और काम यह है कि लोगों को झूठ बोल के ये बात करते हैं। मेरी बात सुनिए, एक जाती सवाल पूछूं, मैं एक बात मैं एक कर- जाती सवाल जी, पूछूं आप आपसे, क्योंकि आपके करियर को मैं बहुत सालों से जानता हूं। आप तो मेरे हल्के के हैं, ठीक है ना, लाहौर कैंट डिफेंस वहाँ के, और मैं कसम खा सकता हूं कि आपने एक पाई की भी कभी धांधली या 2 नंबरी नहीं की, इवन व्हेन यू वर एट द प्रेसिडेंसी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में। और बहुत से सियासतदानों के मुतल्लिक मैं ये कसम खा सकता हूं कि उन्होंने इंतहाई ऑनेस्टी के साथ अपनी और सफ़ेद पोशी के साथ अपने करियर्स गुजारे। मिराज खालिद साहब और बड़े लोग हैं जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशंस भी हैं हमारी सियासत में। ये क्या वजह है कि आप लोग कप के करीब आए तो हर आदमी शोर शराबा कर देता है, रडर बचो बचो बचो, डाकू पैके डाकू पैके डाकू पैके, और ये कप और फैक्ट्री समेत और उसकी ज़मीन समेत उठा के ले जाते हैं यहाँ से और कहते हैं हमने नहीं बताना। बहुत फ़र्क है ना वारदातियों में। जो वारदात करने वाले होते हैं और जो बेचारे मासूम से होते हैं उनको नहीं ना पता कि ये चोरी क्या से क्या फर्क करी है होती है। कसूरी ये साहब? फर्क है आपने दोनों भी में। इलेक्शन लड़े हैं। ये क्या वजह है कि नून लीग जो है वो वारदात डाल जाती है और लोग देखो जी, उन्होंने डिमांड करते हैं और वो जवाब नहीं देते? अच्छा मैंने तरीका तो बड़ा था। सोचा है। एसआरओ क्या था? एक मिनट, आपने ये सोचा मैंने है? तो बड़ा सोचा है। ओके, मेरा ख्याल था जो शुरू में इनको एज मिला ना, वो ज़ियाउल हक की लेगेसी का था। ज़ियाउल हक राइट विंग का पाकिस्तान में लीडर था, नहीं यार, राइट विंग का लीडर था। आपका लीडर मैंने नहीं उसको कहा और आप माइंड ना करिएगा, वो जिन लोगों का लीडर था वो था। इन्होंने वो लेगेसी इनहेरिट किया। उसके बाद ये चूंकि इक़्तिदार में आए हैं और ये इनको ये एज मिलती रही है, और ये शायद लोग पंजाब के शुरू में इनके साथ आइडेंटिफाई कर। राणा साहब आपको एक चीज दिखाता हूँ और एक मिनट सुनाता हूँ, एक मिनट इसके ऊपर आपका कमेंट लेना और देखिएगा किस टाइम पे हो रहा है। सुने जरा। सुबह तक जो लगाए जाए, मुस्लिम लीग बेसाखियों के बगैर अपनी हुकूमत बना सके, ताकि मुस्लिम लीग नून को किसी से वोट ना मांगना पड़े, हम किसी और का सहारा ना तलाश करें। हमें क्योंकि जो मांगे हुए वोट होते हैं, जो मांगे हुए सीटें होती हैं, जो इस तरह से दी जाती है, वो कभी स्ट्रांग हुकूमत का बायस नहीं बनती। मुझे तो इसमें अफसार आलम साहब भी खड़े हुए नजर आए। अफसार साहब इसी वजह से, चले मैं कुछ नहीं कहता जी। राणा साहब कोई नहीं, अफसार साहब से कुछ ना कहिए, उनके बहुत सी चीज़ें अभी बाहर आने वाली हैं, अभी तो आने वाली है। मैं उनकी एनजीओस की मैं भी लाऊंगा अभी, फिक्र ना आप भी करें। लाएंगे, मैं भी लेके आ रहा हूँ, जब के और भी बड़ा कुछ लेके आ रहे हैं हम सब। शरीफ आदमी है, क्यों तंग करें? चले आदमी शायद एनीवे
बात यह है कि जी ये बिल्कुल इस मियाँ नवाज शरीफ को इलेक्शन जिताने में, उस जाली इलेक्शन को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सीटें दिलाने में बहुत से लोग, बहुत से इदारे, बहुत सी शख्सियात मुलव्वस हैं, और इस पाकिस्तान की तबाही की भी अब वो ज़िम्मेदार है। और जिन अदारों ने उनकी उस वक्त सपोर्ट की थी वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सब कह रहे हैं ना कि अक्टूबर नवंबर, अपनी अपने एक है, मुझसे बहुत सीनियर है, सियासी इनकी बहुत बसीरत है। 20 तारीख के बाद, 20 सितंबर के बाद अब इंतहा हो गई है। आज के बाद भी जो शुरू हो गया काम, और रोज़ाना जो होता जाएगा, 20 सितंबर के बाद एक रुख लाहौर में होगा तो एक इस्लामाबाद की तरफ होगा। राइट, राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कसूरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवीद चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कसूरी साहब, 2 चीज़ों पे आपको दोबारा ज़हमत दूंगा। कसूर के MNA जिसने अपने ड्राइवर की बीवी के साथ ज़्यादती की और उसकी बेटी और उसको समेत उसने उठा कर ले गया, जिनका वो रहबर था, उन्हीं के घर के लिए रहज़न बन गया। एक तो उसके ख़िलाफ़ आपसे मैंने हेल्प लेनी है, और दूसरा तो शुक्रिया, और दूसरा जो PTI के ऊपर रेफरेंस आया है और उसके ऊपर आपको यहाँ पे बुलाकर इमरान खान के ऊपर बिलखसूस उसके ऊपर जवाब भी आपसे लेने अगले 1 आधे दिन में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हालत यह है कि इमरान खान ने कहा कि मुझे इंसाफ का तलबगार हूँ मैं। ये इमरान खान के अपने अल्फाज थे, और इंसाफ मिल गया उनको जब वो खुद अपना जो है उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आ गया। इमरान खान को अभी तक हमने देखा है कि किसी जगह से, किसी इदारे से इंसाफ नहीं मिला। क्या उनका मुस्तकबिल सड़कों पर रहकर पाकिस्तानी कौम के लिए इंसाफ ढूंढना है, या उनको भी कभी इंसाफ मिलेगा? इसका जवाब तो अरबाब इख्तियार दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।